तो प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th का हिस्ट्री, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसे लिखा है आपको सामने में स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम 2025 में बिहार बोर्ड के जितने भी हमारे प्यारे बच्चों हैं, प्यारे छात्र एवं छात्राएं हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है क्या, महाजनपद। महाजनपद से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आप देख सकते हैं 17 में, 20 में, 24 में, यानी कि 2017, 2020, 2024 में पूछा गया। इसका सिंपल सा हम लोग आंसर देंगे कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, बट हम बोल रहे हैं 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व पूरे देश के राजनीतिक क्षितिज पर जिन विभिन्न राज्यों का अस्तित्व दिखाई देता है उन्हें ही महाजनपद कहा जाता है। देखिए कितना एक लाइन में इसका आंसर है। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व पूरे देश के राजनीतिक क्षितिज पर जिन विभिन्न राज्यों का अस्तित्व दिखाई देता है उन्हें ही महाजनपद कहा जाता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका जनपदों की संख्या कितना है? 16, यानी कि 16 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बच्चों, फहियान कौन था? वह भारत कब आया था? देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, फहियान कौन था और वह भारत कब आया था? फहियान एक चीनी यात्री था। कहाँ का यात्री था? तो चीन का यात्री था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, यानी कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल चल रहा था उसमें ही 5वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक है, तो इसका परिभाषा, फहियान एक चीनी यात्री था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में 5वीं शताब्दी में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखिए ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गले की वजह से आवाज ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग देखिए कि क्वेश्चन देखिए, चूंकि आप लोगों को लिखा हुआ है। ठीक, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में क्या अंतर है? हम लोग इसमें अंतर बताना है। तो ब्राह्मी लिपि को हम लोग क्या सिर्फ दाएं ओर लिखा जाता है, और खरोष्टी लिपि को क्या हम लोग दाएं से बाईं ओर के लिखा जाता है। एक लाइन में बहुत ही आसान शब्दों में ब्राह्मी लिपि को हम बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, और खरोष्टी को क्या करते हैं? दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं। ठीक है, जस्ट उल्टा कर देंगे एक दूसरे का। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, गुप्त काल के 2 अभिलेखों के नाम लिखिए। गुप्त काल के 2 अभिलेखों के नाम लिखना है। ठीक है, तो इसके 2 प्रमुख अभिलेख है, निम्न है। एक है प्रयाग सशक्ति अभिलेख, दूसरा है आपका जूनागढ़ अभिलेख। पहला क्या है? प्रयाग सशक्ति अभिलेख, दूसरा आपका है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत का नाम बताएं। जब मौर्य काल का शासन चल रहा था उस टाइम की जो इतिहास है उसके प्रमुख स्रोतों का नाम बताना है। देखो बच्चों, आंसर का मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत निम्न है। बहुत सारे स्रोत हैं, हम लोग एक दो स्रोत का वर्णन करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका मोर। ये बहुत मस्त क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी। देखिए कि अगर कोई पूछ दे कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो सकता है? पुस्तक इंडिका। कौन सा पुस्तक था? तो इंडिका मोर व अशोक के द्वारा लिखवाए गए अभिलेखों से
मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त मिली। यानी कि ये जो पुस्तक लिखी थी, इससे क्या हुआ, हमें अशोक के बारे में जो है जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, अशोक के साम्राज्य के बारे में हम लोग क्या करें, जानकारी प्राप्त हुआ था। उसके बाद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वंश समझते हैं, जैसे कि ये हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिता, यानी कि कई वंशों का जानकारी प्राप्त हुआ। अगला है इसका चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक। जो चाणक्य जी लिखे थे, उस पुस्तक में अर्थशास्त्र से मौर्य शासन काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, जैसे ग्रंथ एवं बौद्ध ग्रंथ से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। एक क्वेश्चन में कई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने बच्चों, तो आप लोग एक एक करके बढ़िया से इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा ही बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद है मौर्यकालीन कला और स्थापत्य का वर्णन करें। मौर्यकालीन कला और स्थापत्य का वर्णन करें। इसमें क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, मौर्य काल के शासकों के कई अद्भुत गुफाओं तथा स्तंभ का निर्माण करवाया। मौर्य काल के कला और स्थापत्य में अशोक का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। अशोक का क्या था, काफ़ी योगदान था। अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दें कि मौर्य कला शासकों में कई अद्भुत गुफाओं का स्तंभ निर्माण करवाया, या मौर्य कला के कला और स्थापत्य में किसका योगदान काफ़ी ज़्यादा था या काफ़ी महत्वपूर्ण था, तो आप लोग अभी बताएं किसका, तो अशोक का। अशोक ने 8400 स्तूप बनवाए थे। सारनाथ में अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मौर्य प्रशासन की जानकारी दे। क्या चीज, मौर्य प्रशासन की जानकारी दे। अब मौर्य प्रशासन क्या होती है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें। तो मौर्य समाज की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र थी, जो भी पटना कहलाता है। इसके अतिरिक्त साम्राज्य के प्रशासन के लिए तोसाली, शूरगिरी, तक्षशिला और उज्जैन 4 प्रांत बनाए गए थे, प्रांत नगर बनाए गए थे। और हर प्रांत में एक मंत्री परिषद होते थे। हर नगर में क्या होते थे, एक मंत्री परिषद होते थे। प्रांतों को जिला और जिला को गांव में बांटा गया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम शॉर्ट, बिल्कुल छोटा सा वीडियो, मैंने 5 से 6 मिनट की वीडियो, आप लोग एक बार जरूर देखिए। आप लोग अगला वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और जो हमारे प्यारे बच्चे हैं जो नए नए और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पे आए हैं, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आप लोगों का हृदय से, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो आप लोग इस वीडियो को देखे हैं। और प्यारे बच्चे, आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ करके, कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले हम सारे वीडियो करवाएंगे प्रॉपर। हम लगभग 100+ क्वेश्चन हम शॉर्ट क्वेश्चन करवाएंगे और 30 यानी कि 30+ क्वेश्चन हम लॉन्ग करवाएंगे। मतलब 100 यानी कि 100 क्वेश्चन से ज़्यादा हम आपको 2 मार्क्स तक करवाएंगे। और उससे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, वो आपको हम 30+ करवाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमें लगे कि आप लोगों को कुछ अच्छा जानकारी मिल रहा है, तो हमें बनाने में और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।